हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 1 का टॉपिक पहला जो आपका है क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसके बारे में बात करनी है। पहले हम देख लेते हैं कि क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट्स है कहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ ही क्यूबा है। और जैसे कि आप सेकेंड मैप में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर अमेरिका है, इस जगह पर अगर आपका अमेरिका है, ये है अमेरिका, तो यहाँ से जो क्यूबा पड़ता है आपको, और उससे दूरी यहाँ पर यूएसएसआर है, जो यहाँ पे कलर किया हुआ ऑरेंज में, ये आपका यूएसएसआर है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि भौगोलिक दूरी या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन का कितना डिस्टेंस रहा है। तो अब हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में, जिसमें हम पहले बात करेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि कितनी भौगोलिक दूरी थी हमारे बीच, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो है क्यूबा कहाँ पड़ता है। और आपने जैसे कि मैप में देखा कि यूएसए से क्यूबा बहुत पास पड़ता है, और यही कारण था कि यूएसएसआर ने क्यूबा को चुना। और यूएसएसआर को या सोवियत संघ को हमेशा से इस बात का डर रहता था कि वहाँ के तत्कालिक राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो, क्यूबा के उस समय में राष्ट्रपति जो थे वो थे फिदेल कास्ट्रो। हमेशा से यूएसएसआर को इस बात का डर था या भय था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को हटा देंगे, और वहाँ पर जो क्यूबा अभी यूएसएसआर से जो प्रभावित है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रभाव में आ जाएगा। ऐसा कोई भी देश नहीं चाहेगा। फर्स्ट यही रीज़न था कि यूएसएसआर भी ऐसा नहीं चाहता था, और इसी कारण से उसने ये सोचा कि मैं वहाँ पर सैनिक अड्डे स्थापित करता हूँ। यहाँ पे सैनिक अड्डे स्थापित करने का कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सैनिक अड्डे स्थापित करने का कारण ये भी था कि यहाँ से जो है हमला करना या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी स्थापित कर पाना आसान होता, और यहाँ से जो है अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता था, और अमेरिका के खिलाफ जो है जल्दी से एक्शन लिया जा सकता था। यही रीज़न था कि यूएसएसआर ने क्यूबा को चुना। और इस क्यूबा मिसाइल संकट को जो है शीत युद्ध का चरम माना जाता है। शीत युद्ध के चरम से मेरा अर्थ ये होगा कि यहाँ पर जो है ऐसे बहुत बार संकट उत्पन्न हुए जहाँ पर ऐसा लगा कि दोनों देश जो है आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दोनों देशों ने समझदारी के साथ अपना कदम उठाया और उस युद्ध को टाल दिया, तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया। खैर, वापस हम क्यूबा मिसाइल संकट पर आते हैं। तो उस समय की मैं पहले आपको ये बता रही थी कि पूरी कहानी है अप्रैल 1961 से शुरू होती है। ठीक है, क्यूबा के जो राष्ट्रपति है वो थे उस समय के फिदेल कास्ट्रो, और सोवियत संघ के नेता उस समय में थे निकिता क्रुश्चेव। आज जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। यहाँ पे इन तीन देशों की मुख्यतः बात होगी, जिसमें से क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा देश था, और वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर से प्रभावित था। इसी वजह से यूएसएसआर ने सोचा कि हम इस सैनिक अड्डे परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हो उसे इस बात का खौफ था कि राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को जो है अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति के द्वारा बदला जा सकता है, इसलिए उसे सैनिक अड्डे में बदलने की उसने कोशिश करी, या बदला भी उसे काफ़ी हद तक। वहाँ पर से कुछ अपने परमाणु हथियार स्थापित किए, सैनिक अड्डे स्थापित किए, और इस बात की खबर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को बहुत ही लेट पता चली। इसी वजह से उन्हें लगभग 3 सप्ताह बाद पता चली, तो उन्होंने इसके बाद एक्शन लिया। और वो ये चाहते थे कि परमाणु युद्ध ना हो, क्योंकि जैसे कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमाणु युद्ध का अर्थ ये नहीं होगा कि किसी एक देश का नुकसान हो, इससे सभी देशों का नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने समझदारी के साथ निर्णय लिया, और वहाँ से उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा जंगी बेड़ों को रोकने के लिए सोवियत संघ के। और वहाँ पर जब ये बात हुई कि जंगी बेड़ों को आपको रोकना है सोवियत संघ के द्वारा, तो उस पर दोनों देशों ने समझदारी से निर्णय लिया, और सोवियत संघ ने उसके बाद अपने सैनिक अड्डों को वहाँ पर स्थापित करना बंद कर दिया या फिर बहुत कम कर दिया। और इस वजह से ये क्यूबा मिसाइल संकट या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उसके बाद खत्म हो जाता है। तो ये था मेन, और इसको हम इसलिए इतना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका रीज़न ये भी है कि शीत युद्ध की जब हम बात करते हैं, या फिर अगर हम इंग्लिश में बोले कोल्ड वॉर की बात करते हैं, तो ये जो है सबसे चरम बिंदु हम मानते हैं। मतलब कोल्ड वॉर का सबसे कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट था, जब एक बहुत ही टेंशन शुरू हो जाती है दोनों देशों के बीच में। और यही रीज़न था कि इसको एक पूरी दुनिया नज़र कर रही थी कि क्या होगा। सबको लग रहा था कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, अब नहीं रुकेगा, लेकिन दोनों देशों ने बहुत सही निर्णय लिया और इस तृतीय विश्व युद्ध को होने से रोक लिया। अब बात करते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के ऊपर आपके बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रही थी किस तरीके से जो है सीबीएसई इसमें क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था, क्यूबा मिसाइल संकट से क्या अभिप्राय है। यूजुअली ऐसा होता है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें से क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स का बनता है, या तो फिर 1 मार्क्स से सिंपली पूछ लिया जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। तो आप जो है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आंसर देंगे 1962। आपकी बुक में 61 लिखा है, उसके बाद 62 भी लिखा है, लेकिन आप जो है 1962 ही बोलेंगे इसका जवाब। ठीक है, उसके बाद एक और जो इसका क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्यूबा के मिसाइल संकट की व्याख्या कीजिए। ऐसे ही एक बार 2014 में क्वेश्चन आया था आपका कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था।
2010 और 2012 में भी क्वेश्चन आया है आपका कि क्यूबा मिसाइल संकट की किन्हीं 4 घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो आपको जितना मैंने बताया है सिर्फ इतना ही लिखना है, आपकी एनसीईआरटी बुक में इतना ही, और इससे ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है आपका शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध की बात करें, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे पास 2 विश्व युद्ध हुए थे। 1914 से लेकर 1418 तक के बीच हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो आपका 1939 से लेकर 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसमें हम बात करते हैं फिर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र की। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या थे? तो जब हम कहते हैं मित्र राष्ट्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अलाइड पावर। अलाइड पावर फिर मित्र राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, इसमें आते थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जैसे देश आते थे। और जब हम धुरी राष्ट्र या फिर एक्सेस नेशंस की बात करते हैं तो इसमें आपके आते थे जर्मनी, इटली, जापान। इनके बीच में जो है द्वितीय विश्व के साथ ही जो है विश्व युद्ध के साथ ही इनके बीच का जो संघर्ष था खत्म हो गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, क्या रीज़न थे, तो इसका कारण ये था कि 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर कौन कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। ठीक है, और ये तब गिराया गया जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हो चुका था। पूरा विश्व ये मान चुका था कि अब हमारा द्वितीय विश्व खत्म हो चुका। उसके बाद अमेरिका के द्वारा ये हमला किया गया और इससे जापान को एक भारी क्षति हुई, जिसके आलोचकों ने यह तर्क दिया कि उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने ऐसा गलत किया है ऐसा करके, क्योंकि जापान तो ऑलरेडी आत्मसमर्पण कर चुका था और आपको क्या आवश्यकता थी उसके ऊपर कोई बम गिराने की। लेकिन जो उसके समर्थक है, जो अमेरिका के समर्थन करते हैं, उनका यह मानना था कि अगर हम ये चाहते हैं कि द्वितीय विश्व जल्दी से जल्दी खत्म हो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से 2 राय आती है और इस पर क्वेश्चन आपके उठते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आखिर क्या कारण रहे कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो पाया। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला किया, तो ये सारे जो नेशंस थे जो विश्व युद्ध में सम्मिलित थे, इनके पास कहीं ना कहीं शक्ति का ह्रास होने लगा, इनके पास अब उतनी शक्ति नहीं बची थी। इसी वजह से इसके बाद रशिया और अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो इनके पास, उन्होंने विश्व युद्ध में बहुत अधिक समय तक पार्टिसिपेट या भागीदारी नहीं दिखाई। इसी वजह से उनके पास जो है अभी भी वो ताकत या शक्ति या फिर आर्थिक संपन्नता जारी थी। और यही कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बड़े बड़े देश रहे थे, जैसे जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। रशिया तो खैर बाद में इन्वॉल्व हुआ था। इन सब की जब हम बात करते हैं, इनके पास शक्ति का बहुत ज़्यादा ह्रास हो चुका था और इसी वजह से शीत युद्ध के दौर में ये सभी देश नहीं उभरे। शीत युद्ध के दौर में सिर्फ अमेरिका और यूएसएसआर, जो कि रशिया का ही एक कह सकते हैं एक पार्ट है या फिर उससे का एक भाग है, इसके बारे में आप आगे फर्दर स्टडीज में पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये दोनों महाशक्तियाँ उभरी। अब दूसरी बात ये आती है कि ऐसा क्या कारण रहा कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं उभरा। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो परमाणु हथियारों को दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं परमाणु हथियार ऑलरेडी जापान में अपना असर दिखा ही चुका था और उस टाइम पे परमाणु हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। उसके बाद रशिया ने भी अपना परमाणु हथियार तैयार कर लिया था और इसी कारण से पूरा विश्व जो है जानता था कि परमाणु हथियार के क्या परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इसीलिए कोई भी विश्व जो है, कोई भी विश्व में देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा, उसके बाद उस देश के पास वो हारने वाला या हमला प्रभावित जो देश होगा उसके पास अब भी इतनी शक्ति बचेगी कि वो उस देश को नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए कोई भी देश जो है इस चीज़ के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। जो मैंने आपको बताया कि इस हर दूसरे देश के पास, उस दूसरे देश के पास जो इतनी शक्ति बचेगी कि दूसरे देश का नुकसान कर सकता है या जीती हुई या जिससे प्रथम बार अपना परमाणु हथियार इस्तेमाल किया है उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्थिति को जो है अप्रोध की स्थिति कहा जाता है। काफ़ी बार सीबीएसई जो है 1 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। अप्रोध को इंग्लिश में कहा जाता है अपहेवल। अप्रोध की स्थिति के कारण ही ये हुआ कि किसी भी देश ने, यूएसएसआर या यूएसए की बात करें, किसी भी देश ने जो है माफ़ कीजिएगा, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। और यही कारण था कि तृतीय विश्व युद्ध तक आज तक हम बचे, क्योंकि सभी जानते हैं कि परमाणु हथियार का एक बहुत ही बड़ा परिणाम उभर कर आएगा। अब बात कर लेते हैं कि शीत युद्ध से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि शीत युद्ध की ये आपका क्वेश्चन आया उसी बेसिस में कि शीत युद्ध की किन्हीं 2 प्रमुख सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे, तो इस प्रश्न में आप यह उत्तर लिखेंगे कि शीत युद्ध के समय में दो महाशक्तियाँ उभरी, जिसमें आप नाम देंगे यूएसएसआर और यूएसए, सोवियत संघ और अमेरिका, जिसमें जो है दोनों परमाणु संपन्न देश थे और इस वजह से दोनों जो है अपने सैनिक गठबंधन स्थापित कर रहे थे और दोनों अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे पूरे समय। यही बात है कि दोनों परमाणु संपन्न होने के कारण ही हमारा तृतीय विश्व नहीं हो पाया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अप्रोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दूसरा जिसका पॉइंट आप लिख सकते हैं वो ये लिखेंगे कि परमाणु हथियार
तो था ही उन लोगों के पास। उसके साथ ही साथ वो जो है स्थायी सेना बल भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब छोटे-छोटे देशों को वो जो है प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपने सैनिक अड्डे वहाँ पर स्थापित कर सकें। अब जैसा कि आपका एक प्रश्न आया हुआ है 2009, 11 और 14 में सीबीएसई की तरफ से, तो इसमें क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्षितिज से क्या अभिप्राय है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्षितिज तो वही है जो आपके दो खेमे हैं, जिसमें दो महाशक्तियाँ हैं और वो दोनों अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, परमाणु हथियार बना रही है ताकि वो एक दूसरे देश की दूसरे अपोजिट कह सकते हैं, अपोजिट देश को जो है क्षति पहुंचा सके। ठीक है। और इसका जो दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं वह ये कह सकते हैं कि यह जो है सिर्फ ऐसा नहीं था कि सैन्य गठबंधन सैनिक शक्ति बढ़ाने तक सीमित है, यह एक विचारधारा की लड़ाई थी। जब मैं विचारधारा की बात करती हूँ तो आपको मैं बता दूं कि यूएसए जो कि कैपिटलिस्ट या फिर पूंजीवाद देश को समर्थित था, और यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ को समाजवाद या सोशलिज्म को समर्थित था। मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। जब मैं पूंजीवाद की बात करती हूँ तो पूंजीवाद से यह अर्थ होता है कि जहाँ पर आपकी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होगी, मतलब आपकी वस्तु की क्या कीमत होगी वह इस पर निर्धारित करेगी होगी कि कोई व्यक्ति उस वस्तु को कितना मांगता है या उस वस्तु की कितनी मांग है मार्केट में। या अगर जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे कोई फ़ोन है, उसकी बहुत ज़्यादा मांग है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जिसकी मांग नहीं है, जिसको लोग नहीं चाहते, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। और यही अगर मैं समाजवाद की बात करूँ जो कि यूएसएसआर उस समय के तत्कालिक राष्ट्र में था या फिर सोवियत संघ में था, उसमें समाजवाद का अर्थ ये होता है कि आपका कोई भी वस्तु की कीमत जो है बाजार नहीं डिसाइड करती है। वो इस बात पर निर्धारित नहीं होगा कि मेरे को अगर कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है या फिर लोग जो है किसी वस्तु को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो बल्कि उस वस्तु की कीमत जो है सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पर मतलब वो बता देंगे कि आपकी गेहूं की कीमत इतनी ही रहनी चाहिए। और समाजवाद में अगर मैं यूएसएसआर के समाजवाद की बात करूँ तो वहाँ पर ये था, समाजवाद या साम्यवाद जो भी कहूँ, उसमें ये था कि सरकार ही आपको रोजगार देगी, सरकार ही आपको बताएगी कि आपको कितना उत्पादन करना है, कितना अपने लिए रखना है और कितना दूसरों को दे, मतलब सरकार को देना है, आपको सरकार ही जो घर देगी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं पूंजीवाद की तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर आप जितना कमाते हैं आप उस धन का उतना ही प्रयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट हक जो है आपका होता है। कि समाजवाद में ऐसा नहीं होता है। आपका इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत करने के लिए अमेरिका द्वारा जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जब पक्ष की बात करते हैं तो पक्ष में ये कहा जाता है कि युद्ध को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक था कि अमेरिका द्वारा जापान पर हमला किया जाए। लेकिन जब विपक्ष की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था जैसे कि जापान तो ऑलरेडी आत्मसमर्पण कर चुका था और उस पर बम गिराना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। दूसरा ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का उद्देश्य सीधे सीधे ये था कि सोवियत संघ को एशिया और अन्य स्थानों पर जो है सैनिक गठबंधन या सैनिक और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। कहीं ना कहीं जो है यूएसएसआर को ये चाहता था कि वहां तक समर्थन उन देशों का ना ले सके, इसलिए वहां पर उसने इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई। तीसरा जो इसका पॉइंट दिया जा सकता है वो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका सोवियत संघ के सामने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है कि वह कितना शक्तिशाली है। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा शीतुर पर तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको जैसे पूछा जाता है कि शीतुर क्या है या कुछ भी, तो ये पारस्परिक अपरोध या फिर सिर्फ अपरोध इस शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है। बाकी आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए एपेक्स क्लासेस को। और ध्यान रखिए कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आपके पास एनसीईआरटी बुक जरूर होनी चाहिए और इसके बाद एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मेनली क्वेश्चन जो है सीबीएसई वहीं से देता है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।